नाश्ते के थोड़ी देर बाद यशोधर अपनी घास काटने वाली मशीन और खुरपियां लेकर चला गया। 9 बजे के करीब रत्ना भी मार्केट जाने के लिए तैयार हो गई। मैं भी अच्छी तरह जानता था कि रात वाले वाक्य के बाद रत्ना का इस तरह बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन रत्ना के ख्याल में अकेले होने की सूरत में उसके लिए कोई खतरा नहीं था। रत्ना के जाने के बाद मैं बरामदे में चारपाई पर बैठा रहा। शशावरी अपने कामों में मसरूफ रही। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि यशोधर आ गया। वो कमरे में दाखिल होते हुए बोला, शशावरी बेटा, मैं म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में जा रहा हूँ। हम सब मालियों को बड़े साहब ने बुलाया है। वापस आने में शायद देर हो जाए, तुम परेशान मत होना। शशावरी ने कहा, अच्छा काका, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया और फिर बाहर आहट सुनकर शशावरी बाहर गई। किसी आदमी की आवाज सुनाई थी। वो जो कोई भी था यशोधर को आवाज दे रहा था। मैं दरवाजे की ओट से बाहर झांकने लगा मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शशावरी भी आंगन के दरवाजे पर टाट के पर्दे से बाहर चली गई। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट के बाद हुई। उसने आते ही कहा, मेरे दफ्तर से आदमी आया था। पहले तो मैं बीमार रही, उसके बाद भी कई रोज से नहीं गई। आजकल सयाहत का सीजन शुरू हो चुका है। गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इसलिए मुझे दफ्तर में रिपोर्ट करने को कहा गया है। मैंने पूछा, क्या यहाँ बहुत ज्यादा सयाह आते हैं? शशावरी ने कहा, तारीखी एतबार से राजस्थान हिंदुस्तान का अहम तरीन इलाका है। इस खित्ते की तारीख सदियों पुरानी है। हजारों साल कदीम मंदिर हैं। ये जंगजू राजपूतों की सरजमीन है। यहाँ कदम कदम पर तुम्हें कदीम तारीख का एक नया बाब मिलेगा और यही दिलचस्पी गैर मुल्कियों को इस तरफ खींच लाती है। यहाँ हर साल 6 लाख से ज्यादा गैर मुल्की सयाह आते हैं। तारीखी मकामात के अलावा यहाँ सयाहों की दिलचस्पी की और भी बहुत सी चीजें हैं। कदीम हिंदुस्तानी रक्स, मेले, त्योहार और पुरस्कार रिवायतें। यहाँ गैर मुल्की सयाहों के लिए बहुत सी दिलचस्पियां हैं। मैंने कहा, मैं ज्यादा तो नहीं फिरा हूँ, लेकिन एक बात मैंने खास तौर पर नोट की है। इसका कोई खास पस मंजर है या इसे भेड़ चाल ही कहा जाएगा? उसने कहा, मसलन क्या बात नोट की है तुमने? मैंने कहा, यहाँ ज्यादातर इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इसकी कोई खास वजह? उसने कहा, हाँ, इसका एक खास पस मंजर है। ये शहर 1728 में महाराजा स्वाय जय सिंह सानी ने तामीर करवाया था। उस वक्त ज्यादा इमारतें हल्के सुरमई रंग की हुआ करती थीं, जिन पर सफेद रंग का बॉर्डर लगाया जाता था। 1883 में बरतानिया की मलका विक्टोरिया का शौहर प्रिंस एल्बर्ट जयपुर के दौरे पर आया तो उस वक्त के महाराजा ने हुक्म जारी कर दिया कि शहर की तमाम इमारतों पर गुलाबी रंग कर दिया जाए। ये प्रिंस एल्बर्ट को खुशामदीद कहने का एक अंदाज था। मैंने कहा, बस तुम वाकई बहुत अच्छी गाइड हो और तुम्हारा अंदाज बयान भी बहुत दिलचस्प है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें दिलचस्पी की एक और बात बताऊं? जयगढ़ किले के बारे में बहुत अरसे से ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इसके तहखानों में हजारों साल पुराना सोना और हीरे जवाहरात दफन है। किले में बाज लोगों की पुरस्कार सरगर्मियां भी देखी गई हैं। हुकूमत को भी शायद इन अफवाहों पर यकीन आ गया और ये किला सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। 7 साल तक किले के तहखानों और मुख्तलिफ हिस्सों में खुदाई होती रही, लेकिन हजारों मन सोना और हीरे जवाहरात तो क्या, एक ऐसा पत्थर भी नहीं मिला जिसे नादिर समझकर शोकेस में सजाया जा सके। आखिरकार कुछ अरसा पहले इस किले को सयाहों के लिए खोल दिया गया। अब भी यहाँ ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो वो खजाना तलाश करना चाहते हैं। यहाँ अब भी कभी कभी पुरस्कार सरगर्मियां देखने में आती हैं, लेकिन आज तक कोई उस दफीने का सुराग नहीं लगा सका। मैंने पूछा, तुमने क्या फैसला किया? उसने कहा, क्या मतलब क्या फैसला? मैंने कहा, दफ्तर जाने का। वो बोली, मैंने मजीद 1 हफ्ते के लिए माजरत कर ली है। मेरा ख्याल है इस दौरान तुम लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। शशावरी ने मौका देखते हुए कहा, कल रात तुम लोग बेला से निमटने के लिए गए थे। तुम लोगों को देर हो गई तो मुझे परेशानी हुई। वापस आकर तुम लोगों ने आगरे के किसी दोस्त की कहानी सुना दी, लेकिन असल बात क्या है वो तुमने अभी तक नहीं बताई। मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर कहा, शशावरी, अगर तुम्हें पता चले कि हम वो नहीं जो तुम्हें बताया गया था तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि रत्ना मेरी पत्नी नहीं है। वो बोली, तो उसे कहीं से भगा कर लाए हो? मैंने कहा, कुछ ऐसी ही बात समझ लो। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और हो सकता है हमारी असलियत जानने के बाद तुम्हारा रद्द अमल बहुत शदीद हो। तभी क्वार्टर के अकबी समत सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर मैं खामोश हो गया। शशावरी एकदम दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कदमों की आवाज अब क्वार्टर के सामने से आ रही थी। फिर रत्ना की आवाज सुनाई दी। उस वक्त 11 बजने वाले थे। रत्ना 9 बजे गई थी। उसके दोनों हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। उसने पहले शशावरी की तरफ देखा और दोनों बैग्स शशावरी की तरफ बढ़ा दिए। बोली, भाई ये संभालो, एक थैले में तली हुई मछली है, दोपहर के खाने में खाएंगे। दोपहर को पकाने के लिए तरकारी भी ले आई हूँ, दोनों मिलकर पका लेंगी। शशावरी ने दोनों थैले लेकर बरामदे में पड़ी हुई चारपाई पर रख दिए और उनमें से चीजें निकालने लगी।
रत्ना मटके से पानी निकाल कर पीने लगी। एक थैले में अखबार भी था। अखबार तह किया हुआ था, लेकिन शशावरी ने उसे निकाल कर चारपाई पर रखा तो उसकी तह खुल गई और उसकी हेडलाइन सामने आ गई। मैंने भी अंग्रेजी अखबार की वो हेडलाइन देख ली। रॉ की ऑफिसर बेला की मौजूदगी में पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों मुलाजिमा का कत्ल। मैं आगे बढ़कर अखबार उठाना चाहता था, मगर मुझसे पहले शशावरी ने हाथ आगे बढ़ा दिया। उसे गालिबन बेला के नाम ने अट्रैक्ट किया था। वो दूसरे काम छोड़कर खबर पढ़ने लगी। उसके चेहरे के तासुरात हर लम्हा बदल रहे थे। बिलाखिर उसने झुका हुआ सर उठाया और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। बोली, ये क्या है? मैंने कहा, तुम जानना चाहती थी ना कि पिछली रात वाले वाक्य में क्या हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि इस खबर में क्या लिखा है, लेकिन इसमें जरूरत से ज्यादा मुबालगा आराई जरूर होगी जो हेडलाइन से जाहिर होती है। बेला की मुलाजिमा हमारे हाथों नहीं बल्कि बेला ही के हाथों मारी गई थी। उस पर और भी बहुत से इल्जामात लगाए गए होंगे। खैर, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। अच्छा हुआ तुमने अखबार में पढ़ ली। अब मुझे अपनी बात समझाने में आसानी रहेगी। वो बोली, तो क्या ये सच है कि तुम? मैंने उसकी बात काट दी। कहा, हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ मगर दहशतगर्द नहीं। जिस तरह तुम ज्यादती का शिकार हुई हो उसी तरह मैं भी ज्यादती का शिकार हूँ। रत्ना भी ज्यादती का शिकार हुई है। अपने साथ ज्यादती होने के बाद तुम अगर शदीद किस्म के रद्द अमल का इजहार करती हो तो समाज और कानून के ठेकेदार उसे दहशतगर्दी कहेंगे। हालांकि दहशतगर्द वो खुद हैं जो किसी मासूम और बेगुनाह को इस हद तक दबाते हैं कि अपने बचाव के लिए इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है, और जब वो बेकाबू हो जाता है तो उसे दहशतगर्द करार दे दिया जाता है। बहरहाल, बैठ जाओ, ये बातें इत्मीनान से करने की हैं। मुझे यकीन है कि सच जान लेने के बाद कम से कम तुम हम पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाओगी। शशावरी का चेहरा धुआं हो रहा था। वो बार बार खुश्क होंठों पर जबान फेर रही थी। आंखों में हैरत सी भर गई थी। मैंने रत्ना को इशारा किया। वो पानी का ग्लास ले आई। शशावरी ने एक ही सांस में ग्लास खाली कर दिया। अखबार अब भी उसके हाथ में था। मैं नहीं जानता था कि उस खबर में क्या लिखा गया है। हमारे बारे में सनसनीखेज इंकशाफ ने शशावरी को दहशतज़दा कर दिया था। मैं शशावरी को लेकर कमरे में आ गया। रत्ना भी स्टफ के करीब चौकी पर बैठी चाय बना रही थी। मैं शशावरी को समझाता रहा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। बीच बीच में रत्ना भी बोलती जा रही थी। उसने चाय बनाकर एक कप शशावरी के हाथ में थमा दिया। बोली, लो चाय पियो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ। मैं जानती हूँ नाजी बेगुनाह है। इसने कोई दहशतगर्दी नहीं की। जो कुछ भी किया है अपने आप को बचाने के लिए किया है। अगर मुझे इसकी बेगुनाही का यकीन न होता तो मैं कभी इसका साथ न देती। मैं क्या 20 लोग इसकी खातिर अपनी जानें दे चुके हैं। क्या वो सब गद्दार थे? नहीं, इंसाफ पसंद हमेशा हक का साथ देते हैं। माउंट अबू में कन्याकुमारी पर उफ्ताद पड़ी थी तो मैंने खतरात की परवाह किए बगैर उसका साथ दिया था, और फिर मकराना में भी यही सूरत हाल पेश आई। हम जानते थे कि वो ऐसे गैंग के चुंगल में फंसी हुई है जिसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। हम अगर से पहले ही खतरात में घिरे हुए थे, मगर हमने कन्याकुमारी का साथ देने का फैसला किया क्योंकि हम जानते थे कि वो बेगुनाह है। अगर कन्याकुमारी हमारी हिमायत पर और उन लोगों के खिलाफ बगावत पर उतर आई थी तो इसका ये मतलब नहीं लिया जा सकता कि वो आतंकवादी थी। वो जो कुछ भी कर रही थी अपने बचाव के लिए कर रही थी। जो शख्स अपना बचाव कर रहा हो उसे दहशतगर्द कैसे कहा जा सकता है? नाजी और मैं कुछ ऐसी ही सूरत हाल का शिकार रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया अपने बचाव के लिए किया, और इससे ज्यादा खौफनाक ये है कि कानून के मुहाफिज अपने जराइम हमारे खाते में डालते रहे, हमें हव्वा बनाकर पेश करते रहे ताकि लोगों को हमसे नफरत हो और हमें कहीं पनाह न मिले। लेकिन जो लोग सच्चाई को समझते हैं उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। रत्ना चौकी से उतरकर चारपाई पर आ गई और शशावरी को बाजू की लपेट में लेकर उससे साथ लगा लिया। बोली, तुम्हें हमारी बेगुनाही का यकीन कर लेना चाहिए शशावरी। एसीपी सतीश मेहता के फरार की खबर तुम खुद अखबार में पढ़ चुकी हो, और तुम ये भी जान चुकी हो कि वो एक दयानतदार पुलिस ऑफिसर नहीं, गैंगस्टर था। तुम्हारी बहन कन्याकुमारी की मौत का जिम्मेदार वही था। अगर वो मुजरिम न होता तो फरार क्यों होता? हमारे मामले को मजीद संगीन बनाने के लिए रोशन लाल के बंगले की आतिशज़दगी और दूसरे जराइम भी हमारे खाते में डाल दिए गए, और गुज़श्ता रात जो कुछ भी हुआ वो अखबार की इस कहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि मुलाजिमा को हम में से किसी ने नहीं बल्कि बेला ने खुद गोली मारी थी। उसने गोली नाजी पर चलाई थी जो मुलाजिमा को लगी और वो खत्म हो गई, मगर बेला ने ये इल्जाम हम पर लगा दिया। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। वो एक बार फिर खामोश हो गई और शशावरी की तरफ देखते हुए बोली, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास न हो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। शशावरी ने धीमे लहजे में कहा, मुझे विश्वास है, मगर ये जो अखबार में लिखा है कि। रत्ना ने उसकी बात काट दी। बोली, ये सब झूठ है। मैं अखबार पढ़ चुकी हूँ। इस खबर में सच्चाई सिर्फ इतनी है कि हम बेला के बंगले पर गए थे, उससे कुछ बातें पूछना चाहते थे।
इस दौरान मेरे और बेला के बीच हाथापाई हो गई। बेला ने गोली चला दी जो उसकी मुलाजिमा को लगी और उसके बाद हमने बेला को बांध कर डाल दिया और वहां से निकल आए। शशावरी बोली, और ये सूटकेस? अखबार में तो लिखा है कि तुम लोगों ने माउंट अबू के जैन मंदिरों से जेवरात चुराए थे जो किसी तरह बेला के हाथ लग गए और गुज़श्ता रात तुम लोग वो जेवरात भी चुरा ले गए। रात को तुम लोग वापस आए तो ये सूटकेस। रत्ना ने कहा, हम रात ही को तुम्हें सब कुछ बता देते, मगर यशोधर काका की मौजूदगी में हम कोई बात नहीं करना चाहते थे। इन जेवरात के बारे में हकीकत यह है कि ये सब कुछ मुझे जैन मंदिर के एक पुरोहित पंडित भेरू ने दिया था। मंदिरों में पुजारियों ने जो लूट मार मचा रखी है उससे तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर मंदिरों की कमाई अवाम की भलाई के कामों पर खर्च की जाए तो कम से कम उस इलाके का कोई शख्स रात को भूखा न सोए, मगर ये कमाई अय्याशियों और तखरीबी सरगर्मियों पर खर्च की जाती है। इसी तरह पंडित भेरू ने भी बहुत सी दौलत जमा कर रखी थी। वो एक अय्याश आदमी था। एक मौके पर मैंने और नाजी ने उसकी जान बचाई थी, जिस पर उसने मुझे थोड़े से जेवरात तोहफे में दिए थे। पंडित भेरू की जमा की हुई दौलत अब भी माउंट अबू के एक बंगले के तहखाने में मौजूद है। भेरू बेला ही के आदमियों के हाथों मारा जा चुका है। तहखाने में उस खजाने का इल्म हमारे सिवा और किसी को नहीं। अगर हम चाहते तो वो सारी दौलत भी एक ट्रक पर ले आते, राशि पुलिस अफसरों को घूस खिलाते और किसी दुश्वारी के बगैर आराम से निकल जाते, मगर हमने ऐसा नहीं किया और वो खजाना अब भी पंडित भेरू के बंगले के तहखाने में पड़ा हुआ है। मैं खामोश बैठा रहा। रत्ना ने अगरचे जेवरात के हवाले से पंडित भेरू के तोहफे के बारे में थोड़ा सा झूठ बोला था, लेकिन मैं देख रहा था कि वो बहुत अच्छी तरह से बात को निभा रही थी और शशावरी के चेहरे के तासुरात भी बतदरीज बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे पर अब वो तनाव नहीं था जो अखबार पढ़ने के बाद हुआ था। रत्ना ने मुझे इशारा किया। मैंने चारपाई के नीचे रखा हुआ सूटकेस उठाकर ऊपर रख दिया। रत्ना ने सूटकेस का ढकना खोला और कपड़े उठाकर एक तरफ रख दिए। उन कपड़ों के नीचे नोटों के बंडल और जेवरात देखकर शशावरी की आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। अखबार ने हमारे बारे में जो सनसनीखेज इंकशाफात किए थे उन्हें पढ़ने के बाद शशावरी ने किसी शदीद रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। उसके जहन में हमारे खिलाफ जो ख्यालात पैदा हुए भी थे वो रत्ना की बातों और उस दौलत की चमक ने धो डाले थे। उसकी खामोशी की एक वजह और भी हो सकती थी कि हमने उसके यहाँ पनाह ले रखी थी। हमारे पकड़े जाने की सूरत में न सिर्फ वो बल्कि यशोधर भी फंस जाता। शशावरी माजी में ऐसे हालात से दो चार रह चुकी थी कि बेगुनाह होते हुए भी उसे ज्यादतियों का निशाना बनाया गया था। पिछले तजुर्बे को सामने रखते हुए वो कभी ये नहीं चाहेगी कि वो इस किस्म के हालात से दो चार हो, और मौजूदा सूरत हाल तो पहले से बहुत मुख्तलिफ थी। सरकार का ऐलान बिल्कुल वाज़ेह था कि दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को भी गोली से उड़ा दिया जाए। शशावरी अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकती थी। उसे सफाई पेश करने का मौका ही न दिया जाता। वो गहरा सांस लेते हुए बोली, ठीक है, शुरू में अगर मुझे पता चल जाता तो शायद मेरी हालत मुख्तलिफ होती। मैं तुम लोगों से माजरत करती हूँ। मैंने कहा, तुम अब भी कहो तो हम यहाँ से चले जाएं। उसने कहा, नहीं, मैं तुम लोगों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। तुम लोग ऐसे वक्त में मेरे काम आए हो जब मैं बीमार पड़ी थी और इलाज न होने की वजह से मेरी बीमारी बढ़ती जा रही थी। तुम लोगों की हमदर्दी से मुझे नई जिंदगी मिली। मैं अपने मोहसिनों को जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती, लेकिन मैंने कहा, लेकिन क्या? वो बोली, यशोधर काका की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। अगर उसे किसी तरह पता चल गया कि तुम लोग वही हो जिसकी पुलिस को तलाश है तो मामला बिगड़ सकता है। वो अगरचे अनपढ़ है, अखबार नहीं पढ़ सकता, मगर खबरें तो जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। ये चर्चा तो आज शहर के बच्चे बच्चे की जबान पर होगा। उसमें सूटकेस का भी जिक्र है, और रात को जब तुम वापस आए थे तो यशोधर काका ने तुम लोगों के पास सूटकेस भी देखा था। हो सकता है कि मैंने उसकी बात काट दी। कहा, उसे मैं संभाल लूंगा। सूटकेस तो उसने देख लिया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि इसमें क्या है। शशावरी ने कहा, बेहतर होगा कि इस पर ताला लगा दो। रत्ना बोली, मैं एक छोटा ताला लेकर आई हूँ, किसी शॉपिंग बैग में रखा है। फिर उसने शशावरी से कहा, और तुम्हें इनमें से कोई चीज पसंद हो तो ले सकती हो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। शशावरी बोली, तुम्हारी हमदर्दी और मोहब्बत ही मेरे लिए बहुत है दीदी। रत्ना मुस्कुरा दी। उसने नोटों की एक गड्डी निकाल कर कपड़े रख दिए और सूटकेस बंद कर दिया। वो उठते हुए बोली, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आई है तो वो हमारे पास अमानत है, जब चाहो ले लेना। उसने बरामदे में चारपाई पर रखे हुए एक शॉपिंग बैग में से छोटा सा ताला निकाला और सूटकेस को लगा दिया। मैंने सूटकेस उठाकर चारपाई के नीचे पीछे करके रख दिया। मैंने शशावरी की तरफ देखा। कहा, सूटकेस यहाँ महफूज है? वो बोली, हम में से कोई ना कोई हर वक्त यहाँ मौजूद तो रहता है, इसलिए चोरी का कोई खतरा नहीं है। हम तीनों कमरे से निकलकर बरामदे में चारपाई पर बैठ गए। रत्ना के आने से पहले शशावरी चहक रही थी, मगर अब वो पहले जैसी बात नहीं कर रही थी। शायद वो सोच रही थी
कि हकीकत जानने के बाद हमारी हिमायत करके उसने कुछ गलत तो नहीं किया। रत्ना बाजार से लाई हुई चीजें संभालने लगी और मैं शशावरी के पास बैठा रहा। मैं बातों बातों में उसका दिल बहलाने की कोशिश करता रहा ताकि हमारे बारे में परागंदा ख्यालात उसके जहन से निकल जाएं। शशावरी मेरी तरफ देखते हुए बोली, एक बात बताओ, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? मैंने कहा, नहीं, हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया है और मुखलिस दोस्तों को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जाता। तुम रत्ना को देख रही हो, हम दोनों की दोस्ती भी ऐसी ही है। हमने हर बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया है और यही वजह है कि अब तक हम महफूज हैं। तुम भी आड़े वक्त में हमारे काम आई हो, हम तुम्हें तन्हा कैसे छोड़ सकते हैं? रत्ना ने चारपाई पर बैठते हुए प्लेट सामने रख दी। उसमें तली हुई मछली थी जो वो बाजार से लेकर आई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि दोपहर के खाने के साथ खाएंगे, मगर इसकी खुशबू से सब्र नहीं हो पाया। हम मछली खाने लगे, वाकई बहुत लजीज थी, साथ साथ बातें भी होती रही। शशावरी अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थी और फिर वो पहले की तरह चहकने लगी। शायद हमारी बातों से उसकी तसल्ली हो गई थी। उस वक्त 12:30 बज रहे थे। रत्ना ने मुझे इशारा किया कि मैं शशावरी को बातों में बहलाए रखूं, जबकि वो खुद दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर के बाद शशावरी भी उठकर उसका हाथ बटाने लगी। मैंने अखबार उठा लिया। अब तक मैंने सिर्फ हेडलाइन देखी थी। शशावरी से बातों में उलझकर अखबार पढ़ा ही नहीं था। हमारे बारे में शाया होने वाली वो खबर खासी दिलचस्प थी। बेला ने पुलिस में जो बाकायदा रिपोर्ट लिखवाई थी उसके मुताबिक वो उस वक्त घर में अकेली थी कि हम दोनों पिस्तौल ताने बंगले में दाखिल हो गए। इसी दौरान घर की मुलाजिमा वहां आ गई। उसने शोर मचाने की कोशिश की तो नाजी ने उसे गोली मार दी। बेला ने यह बयान भी दिया था कि कुछ अरसा पहले नाजी और रत्ना ने माउंट अबू के एक जैन मंदिर से कुछ कीमती जेवरात चुराए थे जो एक झड़प के दौरान बेला के कब्जे में आ गए थे। बेला उन जेवरात को सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहती थी, मगर दीगर मसरूफियात की वजह से उसे मौका नहीं मिला। गुज़श्ता रात वो दोनों यानी मैं और रत्ना उसके बंगले में घुस आए और मुलाजिमा को कत्ल करने के बाद बेला को रस्सियों से बांध दिया और जेवरात वाला सूटकेस लेकर फरार हो गए। इस मेन स्टोरी के साथ ही 2-3 और छोटी छोटी खबरें भी थी। एक खबर ये थी कि बेला की कार जे पैलेस होटल के पार्किंग से मिली थी, जिसे एक औरत वहां छोड़ गई थी। पार्किंग में रत्ना का जो झगड़ा हुआ था उसके बारे में भी लिखा हुआ था। पुलिस के बयान के मुताबिक वो दोनों यानी हम बेला के बंगले से उस कार में फरार होकर जे पैलेस होटल की तरफ आए थे। उस औरत ने अपने साथी को दूर उतार दिया और कार होटल के पार्किंग में छोड़कर वापस चली गई और दोनों किसी ऑटो या टैक्सी में बैठकर किसी और तरफ निकल गए। पुलिस शहर भर के टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों से पूछगिछ कर रही है। इन खबरों के अलावा आतंकवादी कौन है के उन्वान से फ्रंट पेज पर एक और स्टोरी भी छपी थी, जिसमें माउंट अबू के वाकयात के हवाले से मेरे और रत्ना के बारे में कुछ तफसील बताई गई थी और मकराना के निवाह में वाक़ मोटेल में होने वाली तबाही का जिम्मेदार भी हमें ही ठहराया गया था। और आज ये भी बताया गया था कि हम मकराना में 2 ब्लैक कैट्स के कमांडो समेत 4 आदमियों को कत्ल करने और मकराना के निवाह में ही पहाड़ी पर वाक़े एक बंगले में कई अफराद को जिंदा जलाने के बाद फरार होकर जयपुर आ गए थे। यहाँ कई रोज रूपोश रहने के बाद हमने फिर अपनी तकरीबी सरगर्मियां शुरू कर दी थी। बेला के बयान के हवाले से एक खदशे का इजहार भी किया गया था कि जेवरात का सूटकेस हासिल करने के बाद हम इस शहर से फरार होने की कोशिश करेंगे। इसलिए न सिर्फ शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई थी, बल्कि शहर के बदनाम और मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पुछगिछ भी की जा रही थी। मैं अखबार पढ़ने में मुनहमिक था कि अपने करीब किसी की मौजूदगी महसूस करके चौंक गया। सर उठाकर देखा तो शशावरी चाय का मग लिए खड़ी थी। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, अरे चाय? मैं तो खाने का इंतजार कर रहा था, तुम चाय ले आई? वो बोली, खाने में थोड़ी देर है, दीदी ने कहा था कि तुम्हें चाय दे दूं। मैंने उसके हाथ से मग ले लिया। शशावरी करीब ही चारपाई पर बैठ गई। बोली, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, कहो, क्या बात है? वो बोली, मैं तकरीबन 1 साल से यशोधर काका के साथ रह रही हूँ। वैसे तो वो हर लिहाज से काबिल एतमाद है, लेकिन अगर उसे किसी बात पर शुबा हो जाए तो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। एक मर्तबा एक आदमी इस क्वार्टर की बाढ़ के करीब से गुजर गया था। यशोधर काका को शुबा हुआ कि शायद वो क्वार्टर में से निकल कर गया है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने लाइल्मी का इजहार कर दिया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुआ। इत्तेफाक से 2-3 दिन के बाद वही आदमी उसे दोबारा नजर आया। यशोधर काका ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि वो पेशाब करने के लिए झाड़ियों के पीछे चला गया था। यशोधर काका ने बड़ी मुश्किल से उसकी बात का यकीन किया। मैंने कहा, क्या उससे तुम पर किसी किस्म का शुबा है? शशावरी ने कहा, हाँ। मेरे कहने का मतलब है कि उसे किसी बात पर शुबा हो जाए तो मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो लोगों से रात वाले वाक्य के बारे में भी सुनेगा। उसे ये भी पता चलेगा कि इस वाक्य के जिम्मेदार एक औरत और एक मर्द थे जिनके पास एक सूटकेस भी था और उन लोगों को जे पैलेस होटल के आसपास देखा गया था और तुम लोग भी आधी रात के करीब वापस आए थे
और तुम्हारे पास भी एक सूटकेस था।